वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। जब भी हम किसी बंदे के सामने वन पीस का नाम लेते हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? बहुत ही ऑब्वियस चीज है, 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स। हाँ भाई, वन पीस दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे भी है जिसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। और कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि क्या ये सीरीज कभी खत्म होगी भी या नहीं। इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे डायनामिक्स, इतने सारे प्लॉट्स जिनको धीरे धीरे फिल करना है, इतनी सारी चीजें जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। और इन सभी के पीछे जो पर वीक मांगा आती है उसको पढ़ के लोग बस यही सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वन पीस कैसे खत्म होगा और कब होगा? क्या वन पीस के एंड में हमें एक ऐसा ट्रेजर मिलेगा जो कि फ्रेंडशिप दिखाता है, या वो सच में एक रियल खजाना है जिसमें सोने और हीरे वगैरह रखे हुए हैं? क्या वन पीस सिर्फ 3 साल और चलेगा या ओडा स्टोरी फिनिश करने से पहले चल बसेंगे? क्योंकि ये स्टोरी तो ऐसा कभी कभी लगता है पढ़ के खत्म भी नहीं होने वाली। वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी ओडा से बहुत लंबा चलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। खैर, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनका आंसर आज की सबसे बड़ी थ्योरी देगी। एक ऐसी थ्योरी जिसको एक टाइम पे पूरे इंटरनेट पर ये बोला जा रहा था कि वन पीस की एंडिंग लीक हो गई है। जी हाँ, वन पीस की सबसे बड़ी एंडिंग थ्योरी जो कि इंटरनेट पे इस तरह से आ गई थी कि सबको लग रहा था यही वन पीस की असली एंडिंग है। अगर आपको भी जानना है कि वन ऑफ द मोस्ट वायरल थ्योरिस्ट यानी कि गोडी रोजर ने क्या थ्योरी लिखी थी और कैसे वन पीस खत्म होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और रिंकू भाई फटाफट इंट्रो लगा दो। तो हमारी थ्योरी शुरू होती है लूफी के पास्ट में जाने से, जहाँ लूफी टाइम में 900 साल और 9 महीने पीछे जाता है। और समय में पीछे जाना इतना आसान है नहीं वन पीस में, तो उसके लिए वो 2 डेविल फ्रूट्स का यूज करता है, एक खुद का नीगा फ्रूट और कुमा का फ्रूट जो आगे चल के इवेंचुअली फ्रैंकी को मिलने वाला है। पास्ट में जाके वो 2 भाइयों से मिलता है जिसमें बड़े भाई का नाम ईमू होता है और छोटे भाई का नाम ड्रेयस होता है। और ये छोटा भाई आगे जाके जॉय बॉय बनेगा पुराने वक्त का। अब ड्रायस को मंकी के नाम से जाना जाता है और यहीं से तुम गेस कर सकते हो कि आखिर मंकी फैमिली कहां से स्टार्ट हुई थी। स्टोरी में आगे बढ़े तो बड़ा भाई ईमू काफी चालाक है। वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं, बट ये दोनों भाई एक्चुअली में प्रिंस हैं एंशिएंट किंगडम के। अब बड़ा भाई ईमू सीक्रेटली 20 नेशंस के साथ काम कर रहा था क्योंकि उसे कहीं से भनक लग गई थी कि नेक्स्ट किंग एंशिएंट किंगडम का ड्रेयस को बनाया जाएगा, एंड जो कि वो नहीं चाहता था। अब आगे की स्टोरी में बताया जाता है कि ये एंशिएंट किंगडम और कोई नहीं बल्कि लाफ्टेल ही है जो कि पूरी आधी दुनिया में फैला हुआ है। एंड ये किंगडम रियली में काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि आज के कुछ कंट्रीज जैसे वानो, एल्बाफ एंड इवन विस्की पीक तक ये किंगडम में थे। एंड लोड स्टार आइलैंड जहां आज के सारे पायरेट जाना चाहते हैं, वो में भी उस किंगडम का पार्ट नहीं है, बट किंगडम के कैपिटल जाने के लिए वहां से गुजरना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता लोड स्टार आइलैंड कौन सा है, तो ग्रैंड लाइन में जो आखिरी आइलैंड है उसे लोड स्टार आइलैंड कहा जाता है। एंड लोड स्टार पर जाने के बाद ही रॉजर को पता चला था कि एक्चुअली में एक और आइलैंड एग्जिस्ट करता है जिसे हम लाफ्टेल के नाम से आज के टाइम में जानते हैं। अब स्टोरी पे वापस आए तो लूफी टाइम में पीछे उसी किंगडम के कैपिटल एंड इवन पैलेस में आता है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये थ्योरी वन पीस मिलने के बाद की है, क्योंकि एज मैंने पहले बताया था लाफ्टेल एक बड़ा किंगडम था एंड करंट आइलैंड लाफ्टेल जो कि लूफी खोज रहा है शायद वही वाला आइलैंड उसका कैपिटल हो। अब लूफी को वहाँ ड्रेस मिलता है जो कि अभी 18 साल का है एंड महल में एक बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहा होता है। एंड जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं, बट अनलाइक लूफी ड्रेस के लेफ्ट आई पे स्कार था रेदर देन द राइट आई। यहाँ लूफी एंड ईमू यानी बड़ा भाई एक दूसरे को सेंस कर लेते हैं और यहीं पर ईमू चौंक जाता है बिल्कुल एक ही तरह की 2 हार्ट बीट सुनकर। यहाँ आने वाले टाइम में एक ऐसा चैप्टर आ सकता है जिसका नाम पॉसिबली होगा आई एम सॉरी, जो कि लूफी ड्रेस को जाके बोल रहा होगा 900 साल पहले। एंड हमें ये भी बताया जाएगा कि ड्रेस ही नीगा नो मी का ओरिजिनल यूजर था। इसके बाद लूफी वापस से फ्यूचर में खींचने लगता है, लेकिन कुछ आखिरी शब्द है जो कि लूफी ने ड्रेस को बोला वापस फ्यूचर में जाने से पहले। यहाँ पर जो हेलमेट लूफी ने पहना हुआ था वो ऑलमोस्ट उन्हीं रोबोट्स की तरह है जो कि उस पैलेस को गार्ड कर रहे थे। और ठीक फ्यूचर में खींचने के जस्ट पहले उसका हेलमेट वहीं पर गिर जाता है। ईमू ने लूफी का फेस अभी तक नहीं देखा था, लेकिन उसने वो स्ट्रॉ हेड देख लिया था जो कि हेलमेट के अंदर छुपा हुआ था। बैक टू द प्रेजेंट हमें रूम ऑफ फ्लावर्स दिखाया जाता है जहाँ पर इस समय ईमू सामा रहता है। और यहीं पर उसको याद आता फर्स्ट टाइम जब उसने शैंक्स को एक स्ट्रॉ हेड पहने हुए देखा था, जहाँ से उसको ये चीज श्योर हो जाती है कि 900 साल पहले जिस बंदे को उसने देखा था स्ट्रॉ हेड के साथ, वो यही सेम बंदा है। तो अब आते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में जहां अभी एग हेड चल रहा है एंड कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को।
कि आखिर हम पास्ट में ट्रैवल करने तक कैसे पहुंचेंगे। हमें पता है कि नेक्स्ट बिग आर्क एल्बाफ होने वाला है। हमारी थ्योरी भी एल्बाफ से शुरू होती है। अब एल्बाफ को तुम उल्टा कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? फैबल, मतलब वो कहानियां जो तुम्हें सोने से पहले सुनाए जाते हैं। बेसिकली उस टाइप की कहानियां जो कि तुम सुनते होगे सोने से पहले, जैसे कि चूहे और शेर की कहानी, खरगोश और कछुए वाली। तो इन्हीं टाइप की कहानियों को फैबल कहा जाता है। और इसी टाइप की छोटी छोटी स्टोरीज में वन पीस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। बेसिकली एक मिनी आर्क टाइप का चलेगा वन पीस में, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से करंट सिनेरियो चल रहा है कि एग हेड और जो फ्यूचर आइलैंड है उसके बीच में हमें थोड़ा सा गाप का सीन, थोड़ा ड्रैगन, साबो, रेवरी, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस टाइप का एक और मिनी आर्क मांगा में दिखाया जाएगा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वन पीस के क्वेश्चंस को आंसर दिया जाएगा। और ये हमें ऑलरेडी एक बार होते हुए दिख भी रहा है। क्या पता फ्यूचर में 100 चैप्टर्स के बाद वापस से ये चीज हो जाए। और यही एल्बाफ पर लूफी वेगापंक के साथ आएगा। देखो एगहेड आइलैंड देखे हुए थोड़ा सा समय हो चुका है और पिछले चैप्टर्स में इतना ज्यादा बवाल हुआ है कि हो सकता तुम लोग को याद ना हो कि वेगापंक एक्चुअली में एगहेड से भाग कर कहीं और जाने वाला है। और जो कि हमें इस समय सबसे पॉसिबल लोकेशन लग रही है वो है एल्बाफ, जहाँ पर इस समय शैंक्स भी है। अपेरेंटली किड को भी अधमरे हालत में वहीं पर लेके जाया जाएगा। अब एल्बाफ पर एक काफी बड़ा साइंटिफिक ग्रुप है जो एंशिएंट नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करता है। और यहीं पे वेगापंक लूफी, फ्रांकी एंड बोनी के फ्रूट को मिलाकर कुछ ऐसा करेगा जिससे लूफी टाइम में पीछे जा सके। एंड ये सब कॉम्बिनेशन वाली चीजें वहाँ पास्ट के टाइम में नॉर्मली होती रहती हैं। लूफी एल्बाफ पे ड्रैगन से मिलता है। कुमा की मेमोरी चिप वेगापंक बोनी को दे देता है और वेगापंक के ब्रेन को फिलहाल के लिए ड्रैगन के शिप पर रख दिया गया है। रॉबिन यहीं पर वापस जैगुआर डी सोल से भी मिलती है। वहाँ जाके लूफी लोकी से भी मिलता है जिसे हाल ही में राजा बना दिया गया है उसके दादाजी की तरफ से। एंड अगेन ओदा सेंसे की पुरानी आते हैं। हमें एक्चुअली में लोकी के बाप के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, बट यहाँ लोकी लूफी को बताता है कि कैसे उसके पिता 60 साल पहले से लापता हैं। खैर इसके बाद हम वापस आते हैं एंशिएंट किंगडम की कहानी पे और बात करते हैं द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि एंशिएंट वेपन्स के बारे में। देखो अभी तक हमें स्टोरी में 2 वेपन्स के बारे में बताया गया, दैट इज प्लूटोन एंड पोसाइडन। यहाँ पे प्लूटोन एक बहुत बड़ी वॉरशिप है एंड पोसाइडन एक मरमेड है जो कि सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। करेंटली ये पोसाइडन का टाइटल शिराहोशी के पास है। लेकिन एक तीसरा भी एंशिएंट वेपन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ उसका नाम पता है जो कि है यूरेनस। थ्योरी के अकॉर्डिंग इस वेपन के पास एबिलिटी है चांद तक जाने की। एंड एज यू ऑल नो वन पीस में चांद को बहुत बार फोर शैडो किया गया है, जैसे कि लूफी जब नीका फॉर्म में गया था, मिंग ट्राइब का सूलोंग फॉर्म, इवन हमने स्पेस पायरेट्स भी देखे जो कि मून पर रहते हैं। एंड एनेरू खुद ही फेरी वियर्थ यानी कि मून पर गया था एक ऐसी शिप बना के। लेकिन यूरेनस को सिर्फ एक ट्रैवलिंग शिप समझने की गलती मत कर लेना। ये एक बहुत ही हाईली वेपनाइज शिप है जो कि केपेबल है मास डिस्ट्रक्शन के। और ये शिप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है पावर के लिए। लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी तक वेगापंक की टेक्नोलॉजी सिर्फ हीट से ही पावर जनरेट कर सकती है। इस चीज को याद रखना, आगे ये काम आएगा। एंड यूरेनस ही वो एंशिएंट वेपन है जिसे एंशिएंट किंगडम पे यूज किया गया था। हालांकि पूरी की पूरी किंगडम नहीं बर्बाद हुई थी, बट इतना डिस्ट्रक्शन तो हो ही गया था कि एंशिएंट किंगडम कई हिस्सों में टूट गया। इस एंशिएंट किंगडम में एक पार्ट था जहाँ पे बहुत बड़ी बर्फ थी जो कि एक तरह से एक डैम के जैसा एक्ट करती थी। काफी सारा फ्रेश वाटर वहाँ पे स्टोर्ड था जो कि यूरेनस की अटैक की वजह से टूट गया। एंड इसी कारण एंशिएंट किंगडम के कई सारे पार्ट हो गए जिसमें से कुछ डूब गए और जो ऊंचाई पे थे वो आज भी दिखते हैं जैसे कि वानो। यहाँ वर्ल्ड में यूरेनस के अटैक के बाद पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है। वन पीस के वर्ल्ड में पूरा का पूरा बायोस्फीयर पूरी तरह से हिल चुका था। कई सारे जंगल्स तबाह हो गए थे। यूरेनस के डिस्ट्रक्शन के कारण अर्थ के बहुत सारे पार्टिकल्स ने आसमान को घेर लिया था और सूरज ब्लॉक हो गया। और इतने सारे चेंजेस आने की वजह से वन पीस वर्ल्ड में आइस एज आ गया और सनलाइट प्रॉपर्ली ना पहुंचने की वजह से ग्राउंड लेवल पर टेम्परेचर बढ़ गया और 900 साल पहले एक आइस एज चालू हो गया। अब ये अंधेरे के साथ कपकपाती ठंड 100 साल तक चली। नाउ आई थिंक आपको याद होगा कि एंशिएंट टाइम में भी एक पोसाइडन एग्जिस्ट किया करता था या करती थी और उसका नाम था आगाशी। उसने सी किंग्स का यूज किया और नोहा पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छुपाई एंशिएंट किंगडम की, इंक्लूडिंग द पोनेग्लिफ, और फिर उनको फिशमैन आइलैंड पर छुपाने के लिए ले गए। इसमें से एक वो अपॉलॉजी लेटर था जो कि ड्रायस ने लिखा था क्योंकि वो अपना प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाया था आगाशी को। इसके बारे में हमें आगे चल के फिशमैन आर्क में पता चलता है जब रॉबिन उस पोनेग्लिफ को डिकोड करती है और कहती है कि यहाँ पर जॉय बॉय की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर है पोसाइडन को। यहाँ पर ड्रेस यानी कि जॉय बॉय अपना वो प्रॉमिस करता है कि 900 साल बाद एक ऐसा आदमी अपीयर होगा जो कि उसके अधूरे प्रॉमिस को पूरा करेगा। और इसके बाद हमारे पोसाइडन के लोग यानी कि ऑब्वियसली फिशमैन सूरज की गर्मी को फील कर पाएंगे। अब बात है जुनीशा के रोल पे। जुनीशा अब 100 साल का हो चुका है। वो एक तरह से गार्डियन था एंशिएंट किंगडम का और उसके मास्टर थे कोजुकी क्लैन के लोग। उसको ऑर्डर किया गया था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो इस काम में फेल हो गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। एक डेविल फूड पावर यूज की गई थी जुनीशा में जिसकी वजह से वो फेल हुआ। इसके बाद हेड ऑफ कोजुकी क्लैन ने डिसाइड किया कि जुनीशा को कभी वानो वापस नहीं लौटने देंगे। अगले 1000 सालों तक जुनीशा कभी वापस नहीं आ सकता। इसके वानो ने पूरी दुनिया में अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को सेटल किया और बहुत ज्यादा फोर्स किए जाने के बाद उन्होंने अपने कंट्री का दरवाजा हमेशा के लिए बंद
कर लिया। अब 100 साल के वॉइड सेंचुरी के दौरान ईमू ने सबसे पहले अपनी एज को कम किया, ऑब्वियसली बोनी का डेविल फ्रूट यूज करके, और उसके बाद खुद के ऊपर इमोर्टैलिटी का ऑपरेशन किया, जो कि बहुत हद तक ओपिनोमी से हो सकता है। और अब यही अफवाहें फैल रही थी कि अब 800 साल बाद नीका वापस से बाहर आएगा। अगले कुछ सालों तक द ग्रेट क्लेंसिंग चला, जिसका मतलब कि जॉय बॉय ने जो कुछ भी किया था उसको पूरी तरह से हिस्ट्री से मिटाया गया। इस तरह से कुछ लोगों ने पोनेग्लिप्स को पूरी दुनिया में फैला दिया, या फिर ये काम भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किया ताकि हर कोई सारे पोनेग्लिप्स को इकट्ठा करके तुरंत ही सारी हिस्ट्री को ना जान जाए। दोनों के बॉर्डर्स ऑब्वियसली क्लोज कर दिए गए थे, वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई और यूरेनस को पूरी तरह से छुपा लिया गया। पोसाइडन अब यहाँ पर था नहीं, प्लूटोन ग्रेट वॉर के बाद खत्म हो चुका था और अब वो डूब गया था। और फिर यहीं से जन्म हुआ लॉग पोस्ट का, पहला लॉग पोस्ट। इसके बारे में हमें वेगा पंक आगे चलकर स्टोरी में बताएगा। इवन दो एंशिएंट किंगडम बहुत बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन फिर भी इस बड़े से सुपर कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पे बहुत सारे यूनिक अर्थ के मटेरियल्स मिला करते थे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी वाला मैग्नेटिक मटेरियल था वो लोड स्टार आइलैंड पे मिलता था, यानी कि लास्ट आइलैंड जो कि ग्रैंड लाइन के एंड पर एग्जिस्ट करता है। पास्ट में एंशिएंट किंगडम के तबाह होने से पहले जब पानी लोड स्टार के एरिया से होते हुए नीचे की तरफ बहता था, तो लोड स्टार से भी कुछ मटेरियल्स उसके साथ बह जाते थे। इसीलिए कि जो आइलैंड्स लोड स्टार के पास थे उनके ऊपर हाई डिपॉजिट हुआ इन मैग्नेटिक मटेरियल्स का, और जो दूर थे उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कम हुआ। और इसी तरह से एक दिन एक मैप बनाने वाले जोग्राफर ने ये चीज डिटरमाइन की कि क्यों ना हम मैग्नेट्स को यूज करें। इन मैग्नेट्स को हम उसी तरह से यूज करेंगे कि ये लो डेंसिटी वाले मैग्नेटिक एरिया से हाई डेंसिटी वाले मैग्नेटिक एरिया की तरफ पॉइंट करें, जिसकी वजह से लोग इस कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल कर पाए बिना गायब हुए। और इसी तरह से पहले लॉग पोस्ट का इन्वेंशन हुआ था। क्रेजी यार भाई, भयंकर थ्योरी लिखी है इसने। अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि आखिर उस एनर्जी सोर्स का क्या जिसने इतनी बुरी तरह से पूरे के पूरे एंशिएंट किंगडम को तबाह कर दिया। तो इस एनर्जी सोर्स का एक बार ऑलरेडी यूज कर लिया गया था और अब इसका इस दुनिया में कोई यूज नहीं था, तो इसे स्टोर करके रखा गया एक आइस चैम्बर में, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो अगर आपने मरी जॉयस देखा होगा। यहाँ पर इसको आइस चैम्बर में रखा गया था क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट से इस एनर्जी का जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये एनर्जी सोर्स काफी टाइम तक चलेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 900 ईयर्स वन पीस के वर्ल्ड का टेम्परेचर जो कि बहुत ठंडा हुआ करता था वो धीरे धीरे रिकवर कर गया, और अब इस समय करेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू द वॉइड सेंचुरी। तो इसकी वजह से इस एनर्जी सोर्स का पावर धीरे धीरे लीक होने लगा। तो जो बंदा कुजान के डेविल फ्रूट को पिछली बार यूज कर रहा था उसी ने इस आइस चेम्बर को फ्रीज किया था ना। अब जैसे ही वर्ल्ड गवर्नमेंट कुजान को बोलने वाली थी कि वापस से आइस चेम्बर को फ्रीज कर दो, कुजान ने तुरंत अपने साइड बदल ली और उसने ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ रिवर्स ऊनो कार्ड खेल दिया। डोफ्लामिंगो एक ऐसा बंदा जिसको पता था कि आखिर इस फ्रोजन चेम्बर में क्या रखा हुआ है और आखिर इस एनर्जी सोर्स का पर्पस क्या है, और शायद इसी को वो नेशनल ट्रेजर बोला करता था। वर्ल्ड गवर्नमेंट के फट के हाथ में आ गया कि एनर्जी सोर्स समय के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर चेम्बर को वापस से फ्रीज नहीं किया गया तो। अब ऑल्दो वेगापंक की हेल्प ले सकते थे, बट उन्होंने वेगापंक को इस एनर्जी सोर्स के बारे में नहीं बताया और इस नॉलेज को उससे छुपा कर रखी गई थी, क्योंकि वेगापंक वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती। और आग में घी डालने वाला काम तो साबो ने किया। उसने जो कांड किया मरी जो इस पे, उसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। रेवरी के टाइम पे उसके हिकन मूव्स की वजह से ये मेल्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा और बढ़ गया, और क्योंकि साबो ने ईमू को भी देख लिया था तो उनके हिसाब से साबो एक ऐसा बंदा जिसको पूरी तरह से इस दुनिया से गायब कर देना चाहिए। लुलुशिया पे अटैक करने के बाद गोरोसे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि साबो उनके अकॉर्डिंग मर चुका है, लेकिन इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग साबो जिंदा रहता है, जो कि आज हमें प्रेजेंट के चैप्टर में पता चल चुका है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस फैन थ्योरी खत्म होता है। मैं आपको सिर्फ फैन थ्योरी सुनाने नहीं आया हूँ। रिसेंट की चीज से बात करते हैं। सबसे पहले साबो जिंदा बच गया और इसको करंट चैप्टर में बता दिया गया है, तो इसका मतलब ये फैन थ्योरी काफी हद तक सही हो रही है, जो कि बेसिकली वन पीस का स्टाइल है। वन पीस में जल्दी कोई मरता नहीं है जब तक आप उसको मरते हुए नहीं देख सकते, तो इसीलिए इस चीज को बहुत ही क्लेवरली दिखाया गया है ताकि इस फैन थ्योरी पे लोग बहुत ज्यादा बिलीव कर लें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा, जैसे कुजान ही वो बंदा है जिसको आइस डेविल फ्रूट मिल गया। और थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के ही मेंबर को ये वाला डेविल फ्रूट मिला है, और पिछले बार भी जो बंदा इस डेविल फ्रूट को यूज कर रहा था वो भी ईमू की हेल्प कर रहा था उसको फ्रीज करने के। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में ही इस डेविल फ्रूट को पास करने का थोड़ा ट्रेडिशन है। यहाँ पर अगर हम पहले लॉग पोस्ट की भी बात करें तो यहाँ पर भी इसको काफी अच्छी तरह से साइंटिफिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो लो डेंसिटी वाले एरिया से हाई डेंसिटी वाले की तरफ पॉइंट करते हैं, यानी कि ऑब्वियसली लोड स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। और जब भी आप एक आइलैंड पर जाते हो तो आपके लॉग पोस्ट का जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपके करंट आइलैंड के मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज हो जाएगा और फिर वो अगले आइलैंड की तरफ जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उस तरफ पॉइंट करेगा। और ये चीज काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जितने देर आप आयरन को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखोगे उतना ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो काफी साइंटिफिकली भी इसको रखने की कोशिश की गई है। अगर हम 100 ईयर्स ऑफ कोल्ड एंड डार्कनेस यानी कि वॉइड सेंचुरी के बारे में बात
बात करें तो उसको काफी हद तक हम उस डायनासोर वाले एरिया से रिलेट कर सकते हैं जब एस्टेरॉयड गिरा था और धरती पूरी तरह से अंधकार में चली गई थी। बट एक्चुअली में इस चीज पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा अमाउंट पर डार्कनेस और कोल्ड बढ़ जाएगा तो किसी भी तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी पूरी की पूरी एरिया इतना ज्यादा डिवाइड हो चुका है। लेकिन एंशिएंट किंगडम के सुपर कॉन्टिनेंट में आइस टूटने की वजह से जो पूरा का पूरा पानी बह गया था, उसकी वजह से काफी सारे आइलैंड्स बह गए थे और सिर्फ ऊंचे आइलैंड जैसे कि वानो रह गया था। वैसे इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हो क्योंकि जो के ऊपर भी एक आइलैंड है और इसको हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो मिंग ट्राइब खुद को नहीं बचा पा रही थी इतने बड़े फ्लड से, वो लोग जो के ऊपर चढ़ गए थे और फिर धीरे धीरे उसी एरिया को अपना आइलैंड बना लिया। बट देन अगेन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर था उस ग्लेशियर में जो कि पूरी तरह से टूट के इस दुनिया में बह गया और बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। तो इतना सारा फ्रेश वाटर आखिर सी वाटर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? क्या अचानक से नमक पूरी दुनिया में फैल जाएगी? लेकिन अगर हम यूरेनस की बात करें तो इस फैन थ्योरी में उसको भी काफी अच्छे से बताया गया, जो कि ऑलरेडी लोगों ने कई बार उसके ऊपर थ्योरी बना रखी है। क्योंकि एनेरू ने एक ऐसी शिप बनाई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और वो फिर फेरी वी अर्थ यानी कि मून पर जाता है। तो यूरेनस को भी रिलेट करके इसी तरह से इस थ्योरी में बताया गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्लूटोन है ही एज ए वॉरशिप। लेकिन फिर जो मुझे सबसे अजीब चीज लगती है वो है टू ब्रदर थ्योरी। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट है अगर किसी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई का, तो वो दो भाइयों के बीच में है। ये हमने इतनी बार देख लिया कि अब मैं इसे फेड अप हो चुका हूँ। अभी मैंने डेविल मे क्राई खेला था, उसमें भी यही सेम स्टोरी है। हजारों आई थिंक इवन लाखों बॉलीवुड मूवीज का भी सेम कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन हमारे पास नारुतो है जो कि इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट इसी सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। अगर हम मंकी डी की भी बात करें, जो कि बोला जा रहा है कि जो ड्रेस था वही आगे चल के मंकी डी बनता है, तो ये वाला सिचुएशन भी बहुत अजीब हो जाएगा, क्योंकि देन लूफी एक डिसेंडेंट निकलेगा ऑलरेडी काफी बड़े कैरेक्टर का, जो कि था जॉय बॉय, जो कि आगे नारुतो वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। और एक्चुअली में ओडा सेंसे ऐसा कभी नहीं करते। अगर कोई चीज प्रेडिक्टेबल है तो वो चीज मैंने वन पीस में कभी नहीं देखी। बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी चीज हमको प्रेडिक्टेबल दिखे, फिर चाहे आप गियर 4 उठा लो, गियर 5 उठा लो, एस का मरना, व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट, शैंक्स का वानो पे आना, शैंक्स का मरीन फोर्ड पर आना, ये सब कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स हैं। इवन एस के बाप का गोल्डी रॉजर होना, तो इसीलिए ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगती है और ये चीज कभी नहीं हो सकती। वन पीस में एक्चुअली में जब भी कुछ रिवील होता है तो लोग कूद कूद के मरने लगते हैं और इस टाइप की चीज होना बहुत मुश्किल है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फैन थ्योरी पूरी तरह से बेकार है, ऑब्वियसली मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ इस फैन थ्योरी को लेकर जिसको वन पीस की एंडिंग बताई जाती थी। मुझे काफी पसंद आया और अभी इसका अगला पार्ट आने वाला है। तो मुझे तुम लोग कॉमेंट्स बताओ क्या तुमको इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी चाहिए या फिर तुम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। खैर मैं तुम लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिंकू चैट को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे हम वन पीस पायरेट वॉरियर्स खेलने वाले हैं और मैं तुम लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ, तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। फाइनली मैं उस पर वीडियोस डालने वाला हूँ अपने एग्जाम के बाद। और मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स टच करने प्लीज भाई कर दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।